सुधीर शर्मा जी, वो बहुत सारी संस्थाओं में काम करते हैं, साहित्य में उनका बड़ा नाम है, देश में वो अपनी अलग पहचान रखते हैं, वैभव प्रकाशन उनका है। तो मैं सुधीर भाई, ये जो विषय है, इस विषय की गंभीरता पे हम लौटते हैं और आप बताएं कि आप क्या, जो ये विषय है कि क्या सरकार बदलने से तंत्र या सिस्टम बदलता है या उसमें वैसा ही जैसा चल रहा ढल रहा वैसा चलता है। बात तो बड़े ही जोखिम पूर्ण विषय का चयन करने के लिए आपको बधाई क्योंकि न केवल राजनीति या सत्ता या साहित्य या संस्कृति या सार्वजनिक किसी भी क्षेत्र में देखें, पत्रकारिता के भी क्षेत्र में हम देखें तो भी वहाँ भी जोखिम लेने की जो परंपरा है वो लगभग समाप्त हो रही है। तो कोई जोखिम लेना ही नहीं चाहता, ना राजनीतिक दल ना कुछ, कि किसी के खिलाफ बोलें या किसी के खिलाफ काम करें। हम सब इस व्यवस्था के लिए जिम्मेदार हैं। किसी एक अधिकारी या किसी एक राजनेता को कह देना कि इस व्यवस्था के लिए जिम्मेदार ये है, तो हम सब हैं व्यवस्था के लिए जिम्मेदार। लेकिन दूसरा पक्ष भी हम देखें कि ऐसा नहीं कि सब कुछ नहीं बदलता, बहुत कुछ अच्छा भी होता है, बदलता भी है। अगर नहीं बदलता तो छत्तीसगढ़ के लोगों के जीवन का स्तर जो है बड़ी तेज़ी से बदला हुआ है। हर लोगों के पास मोबाइल है, सबके पास स्मार्टफोन है, हर युवा के पास आपको गाड़ी दिखेगी। हर हमारे जो युवक कांग्रेस और एबीवीपी या जितने राजनीतिक दल के नेता हैं, सबके पास कम से कम अच्छी कंडीशन की और अच्छे कीमत की 4 व्हीलर दिखेगी। सबके पास सुख सुविधाएं हैं। तो ये जो सुख सुविधाएं ही सबसे बड़ा कारण है। जैसे ही कोई अधिकारी स्थानांतरण की लिस्ट बनाता है तो उसके पास कोई ऐसे लोग नहीं जाते कि मुझे सुकमा भेज दो, मुझे वहाँ भेज दो, मुझे यहाँ भेज दो, मैं तो चुनौतीपूर्ण काम करने के लिए तैयार हूँ, ऐसे लोग नहीं जाते। 90% लोग इस तरह के होते हैं जो चाहते हैं कि उस घर के आसपास हो। कई स्कूल के शिक्षक तो चाहते हैं कि उसके घर के बाजू में ही स्कूल, नया स्कूल खुल जाए और वहीं चले जाए। तो कोई 10 किलोमीटर भी नहीं चाहता। जब स्थानांतरण की लिस्ट हम देखते हैं तो पता लगता है कि रायपुर का रायपुर स्थानांतरण हो रहा है, इस कॉलेज से उस कॉलेज, जो जिसकी दूरी 5 से 10 किलोमीटर भी नहीं है, वहां भी व्यक्ति जाना नहीं चाहता और उसके लिए भारी रकम देने के लिए तैयार है। तो व्यवस्था के बिगड़ाव के लिए हम सब जिम्मेदार हैं। हम सब देखते हैं कि किस तरह के प्रत्याशी का हम चयन करते हैं, चाहे किसी भी दल का प्रत्याशी हो, हम किस तरह के प्रत्याशी का चयन करते हैं। क्या हम उस प्रत्याशी का चयन कर सकते हैं जो एक साइकिल से जाता है, घर घर जाके वोट मांगता है? मैंने देखा है, केवल भूषण जी को देखा है, इस प्रकार का चुनाव प्रचार करते हुए मैंने केवल भूषण जी को देखा है, और उनको 500-600 वोटों से हारते भी देखा है और जीतते भी संसद के चुनाव को भी देखा। तो क्या हम ऐसे प्रत्याशी का चयन करते हैं? हम खुद ऐसे प्रत्याशी का चयन करते हैं। और ये लोग आते कौन है? कौन है ये IAS जिनको हम नौकरशाह को गाली दे रहे हैं या हम उनकी बुराई कर रहे हैं? कौन है ये हमारे अपने परिवार के बीच के लोग हैं। कहीं बाहर से आए हुए एलियंस क्या कहीं चंद्रमा से आए हुए लोग नहीं हैं, ये हमारे आसपास के लोग हैं। तो हमारी व्यवस्था, हमारा जो पूरा का पूरा सिस्टम है, चरमरा रहा है। हमारे पास न वैसे शिक्षक मिल रहे हैं, न हमारे पास वैसा कुलपति मिल रहा है, न हमारे पास पहले जैसा डॉक्टर मिल रहा है, न हमारे पास पहले जैसा छात्र नेता मिल रहा है, न हमारे पास पहले जैसा सामाजिक नेता मिल रहा है, और न हमारे पास पहले जैसे संपादक और पत्रकार रहे हैं। पूरा का पूरा जो पतन हुआ है वो समाज के प्रत्येक क्षेत्र में पतन हुआ है। और हमारे ही क्षेत्र से, हमारे ही बीच से चुनकर एक नेता जाता है, दूसरा डिप्टी कलेक्टर बनता है। दोनों हमारे ही सिक्के के 2 पहलू हैं और वही लोग जाकर वहाँ काम करते हैं। तो जिस प्रकार की हमने व्यवस्था दी, जिस प्रकार का हमने राजतंत्र लोकतंत्र बनाया है, जिस प्रकार हमने मतदान की व्यवस्था कैसे की है या चुनने का जो तंत्र बनाया है, वो तंत्र हमारा इतना गड़बड़ होते जा रहा है कि ऐसे लोग ही चुनकर आएंगे। अब वो मानक लोग, वो मानकीकरण, वैसे साहित्यकार भी आपको नहीं मिलेंगे, आपको तो वैसे कवि लेखक भी नहीं मिलेंगे, दिनकर जैसे लोग, कि अटल बिहारी वाजपेयी जैसे लोग, कि विनोद कुमार शुक्ल जैसे लोग अब आने वाली पीढ़ी में पैदा होंगे नहीं। तो ये बहुत बेसिक चीज़ है कि ये स्थिति हो रही है। लेकिन जो बदलाव का महसूस होता है कि जब हम हर बार जब नई सरकार आती है, अब देखिए बड़ा विरोधाभास हो जाता है। एक तरफ केंद्र में ऐसी सरकार बैठी हुई है, मोदी जी बैठे हुए हैं, जहां पर पिछले 5-7 वर्षों में कोई बड़ा घोटाला नहीं हुआ है। कारपोरेट सेक्टर की मदद को अगर छोड़ दें तो बड़ा ऐसा कोई घोटाला नहीं हुआ। लेकिन उन्हीं पार्टी की सरकार जब राज्यों में होती है तो वहां 5 साल में बदल जाती है। क्यों बदल जाती है? इसका उन लोगों को विश्लेषण करना चाहिए कि हम 5 साल में क्यों बदल दिए जाते हैं। क्यों?
क्योंकि जो नीति आपकी केंद्र सरकार बनाती है, जो आपका बड़ा इंजन वहाँ लगा हुआ है, वो इंजन बीच वाला जो डबल इंजन है वो भी तो उसी के जैसा चलना चाहिए ना। तो डबल इंजन किसी दूसरे में जाता है और सामने वाला इंजन कहीं और जा रहा है और पूरी बोगी लड़खड़ा के गिर जाती है। ये स्थिति सभी दलों में है, सभी दलों के नेताओं में, सभी दलों को। अभी इलेक्टोरल बॉन्ड की बात है, मैं समझता था कि चुनाव का इस वर्ष का लोकसभा का मुद्दा इलेक्टोरल बॉन्ड बनेगा, लेकिन 5 दिन में वो ध्वस्त हो गया। क्यों ध्वस्त हुआ? इसलिए ध्वस्त हुआ क्योंकि आप छोटे से दल का लेकर के बड़े दल की लिस्ट अगर आप देखेंगे तो सभी लोगों ने अवैध तरीके से चंदा लिया है। ऐसा कोई दल नहीं है जिसने चंदा नहीं लिया है। जो दल अपने आप को विश्व की सबसे ईमानदार पार्टी के लिए जानने जाने के लिए चुनाव जीत कर आए, यहां उस दल ने भी चंदा लिया। जो सत्ता बदलना चाहते हैं उन्होंने भी लिया। जो कुछ नहीं कर रहे थे दल, जिन्होंने सांसद में एक भी सीट नहीं पाई है, उनके दलों को भी चंदा मिला हुआ है। तो आप किससे चंदा ले रहे हैं? आप कॉर्पोरेट सेक्टर से चंदा ले रहे हैं, आप उन खनिज लोगों से चंदा ले रहे हैं, आप लॉटरी वालों से चंदा ले रहे हैं, तो आपकी सरकार कैसी रहेगी? और हम चुप हैं। तो जनता जिस तरह से सुख सुविधा की भोगी हो चुकी है, जनता के बीच से पिछले 5 साल में कोई छोटी मोटी क्रांति भी नहीं हो रही है, कोई उफ भी नहीं होता है, कोई पत्रकारिता भी नहीं है, अभी कोई समाचार भी नहीं आता है। आपने अनुभव किया होगा कल 2 दिनों के भीतर कि जेएनयू में चुनाव हुआ है, तो क्या जनता को जानने का हक नहीं है कि जेएनयू में किस दल की छात्र सरकार आई हुई है? जानने का हक है जनता को। लेकिन समाचार छपते हुए आपने कहीं देखा, पढ़ा स्थानीय अखबारों में 1-2 छोड़ के, उस तरह से आपने देखा? तो ये इस तरह से जो बदलाव आ रहे हैं मीडिया के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, ये बहुत ही खतरनाक है। और किस तरह देश को कहाँ ले जाएंगे, हम कहाँ जाकर गिरेंगे, किस तरह से हम आएंगे, कहाँ से क्रांति की शुरुआत होगी, कहाँ से व्यवस्था बदलने की शुरुआत कौन करेगा, किस तरह से करेगा, कहाँ से करेगा, हर चीज़ को। और छत्तीसगढ़ तो इतना भागा हुआ है कि यहाँ तो व्यवस्था नहीं है। हम व्यक्तिगत रूप से साहित्य और संस्कृति और भाषा को लेकर अगर हम करें तो 20 सालों में छत्तीसगढ़ी भाषा को लेकर, साहित्य को लेकर, संस्कृति को लेकर यहाँ कुछ भी नहीं हो पाया। अब सोचिए हम किस सरकार की ओर ताके। हम जिस सरकार की ओर ताकते हैं, पता लगता है कि जैसे ही वो सत्ता में आती है तो साहित्य और संस्कृति के बारे में कुछ भी सोचना विचारने की बात नहीं करती। हमारा दुर्भाग्य है, कल विश्व रंगमंच दिवस था और सबसे पहले पॉइंट पर यही लिखा था, हमारा दुर्भाग्य है कि इस राज्य की राजधानी में एक रंगमंच करने के लिए एक बड़ा सा थिएटर भी नहीं है। 20 साल में हम एक थिएटर नहीं बना सके हैं, 20 साल में हम छोटा सा साहित्यिक हिंदी भवन नहीं बना सके हैं, 20 साल में हम लोगों को कुछ भी नहीं दे सके हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। हम बनाते भी हैं सामुदायिक भवन तो उसमें दूसरों का कब्जा हो जाता है। तो ये भयावह स्थिति, जो अंधकार की स्थिति है, इस अंधकार की स्थिति के लिए जनता ही वास्तविक रूप से जिम्मेदार है। हम जिम्मेदार हैं। अधिकारी नौकरशाह की बात तो ये है भैया कि नौकरशाह में 75% जो ऊपर के लोग हैं वो दूसरे राज्यों से आए हुए लोग होते हैं। उनका किसी भी प्रकार का दुख और दर्द अपनी स्थानीयता को लेकर नहीं है, न अस्मिता को लेकर है, न अपनी भाषा को लेकर है, न किसी चीज़ को लेकर है। वो कमाने खाने आते हैं, वो आए हैं, 60 साल की अपनी नौकरी करेंगे और अपना जो भी 1000-2000 करोड़ का टर्नओवर बनाकर अपने राज्य वापस चले जाएंगे। ठगने वाले तो हम ही हैं, हम छत्तीसगढ़ियाँ ही हैं जो हर साल ठगे जाएंगे। तो हम क्या करें? कुछ नहीं कर सकते। व्यवस्था को बदलने के लिए कुछ बड़ी चीज़ चाहिए और ये चीज़ पत्रकारिता से शुरुआत हो सकती है और आज हो रही है, ऐसा लग रहा है।